जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम सेल फॉर्म को रिफाइन करेंगे और उसका कोड हम इंशाल्लाह फाइनल करेंगे जो हमने कॉपी किया था परचेज फॉर्म से। आइए चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे हम सेल फॉर्म जो है वो बना रहे थे, बल्कि बनाया नहीं था, ये हमने परचेज फॉर्म से हमने कॉपी किया था और उसको मजीद हम रिफाइन कर रहे थे। इसमें बाकी कोड तो हमने दुरुस्त कर लिए थे। एक कोड जो हमारा रह गया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने जो एक बटन था हमारा सेव एंड एग्जिट का, यहाँ पे सेव करने का, उसको हम फाइनल करेंगे ताकि ये हमारा फाइनल हो जाए और उसके बाद हम फिर मजीद इसमें जो चेक्स वगैरह लगाने वो हम लगा सकें। तो इसके जो कोड था इसको मैंने कमेंट किया था, इसलिए यहाँ पे ऑन क्लिक पे ये आ नहीं रहा। मैं व्यू कोड पे जाता हूँ, यहाँ पे देखें ये कमेंट हुआ है और ये सारा जो है वो हमने कमेंट किया था। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और जहाँ तक ये था हमारा, यहाँ तक था, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ ताकि ये हमारा कोड विजिबल हो जाए। इसको मैं क्लोज करता हूँ। आप देखें यहाँ पे ऑन क्लिक पे हमारा इवेंट प्रोसीजर जो है वो आ चुका है। तो मैं इस पे जाता हूँ, इसका कोड हम पहले दुरुस्त करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमने देखें यहाँ पे परचेज फॉर्म के अंदर चेक लगाया था, इफ मी डॉट सप्लायर ID लिस्ट इंडेक्स -1। हम ये चेक कर रहे थे कि जो सप्लायर हमारा है वो अगर यूजर ने सिलेक्ट नहीं किया हुआ यहाँ पे, अब उसकी जगह पे हम क्या ले आए थे, कस्टमर ले आए थे। तो अब हम बजाय सप्लायर के हम क्या चेक करेंगे, कस्टमर को चेक करेंगे। ये देखें ये हमारा कस्टमर का कॉम्बो बॉक्स है, तो इसकी बजाय हम कस्टमर के कॉम्बो बॉक्स को चेक कर लेंगे। तो उसको जस्ट हमने अमेंड करना है, वो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, इफ मी डॉट सप्लायर ID की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, कस्टमर, जो हमने उसका नाम लिखा हुआ है, क्या CUSTOMER, कस्टमर। अगर वो कस्टमर खाली है, प्लीज सिलेक्ट कस्टमर, सप्लायर की जगह क्या आ जाएगा, कस्टमर। और मी डॉट सप्लायर ID की जगह पे आ जाएगा कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर आ जाएगा। अब असल में चले इसको मैं कमेंट दोबारा, बल्कि इसको भी हम कर लेते हैं। अब एक तो ये हमने कस्टमर कर दिया, उसके बाद ये परचेज टाइप की जगह पे हमारी क्या आ गई थी, सेल्स टाइप। तो यही हम अमेंड करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा वक्त बच जाए और कोड में जाते हैं। यहाँ पे मी डॉट परचेज टाइप की जगह पे यहाँ पे केवल वी कर देते हैं, सेल्स टाइप हो जाएगा। और यहाँ पे हम कर देते हैं सेल टाइप, और परचेज टाइप की जगह पे दोबारा मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+V, सेल टाइप। तो ये भी हमारा दुरुस्त हो चुका है। दोनों को हमने चेक कर लिया कि जब यूजर ये क्लोज करे तो यहाँ से उससे पूछा जाए, कस्टमर सिलेक्ट करे और सेल्स टाइप सिलेक्ट करे। ये मैं इस पे ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा कि ऑलरेडी मैं परचेज फॉर्म के अंदर आपको ये बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ कि ये हम किस तरीके से कर रहे हैं। कि -1 हम कैसे चेक करते हैं कि जब वो बॉक्स खाली होता है तो उसकी लिस्ट इंडेक्स जो है वो -1 होता है, उसको हम चेक कर रहे हैं। इसी तरह सेल्स टाइप में भी हमने उसको चेक कर लिया। अब आगे क्या कर रहा है वो, आगे हम ये कर रहे हैं कि एक हमने रिकॉर्ड सेट बनाया है, करंट DB किया था। रिकॉर्ड सेट ये किस लिए बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि हम ये चेक कर सके कि इस बिल के अंदर किसी चीज की प्राइस या परचेज प्राइस और सेल प्राइस अगर 0 है या नहीं लिखी गई है तो उसको ये चेक करें। जब हम सेव करने लगे तो हमें बताए कि परचेज और सेल प्राइस नहीं लिखी गई है, उसके लिए हमने कोड लिखा था। तो वहां पे हमने दोनों परचेज और सेल प्राइस चेक की थी। यहाँ पे हम जस्ट सिर्फ सेल प्राइस ही चेक करेंगे, एक ही चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या है, सिलेक्ट आइटम ID फ्रॉम परचेज डिटेल की बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेल डिटेल। परचेज डिटेल की जगह पे टेबल का नाम चेंज हो जाएगा, सेल डिटेल। PEID की बजाय क्या आ जाएगा, SEID। मी डॉट PEID की जगह पे आ जाएगा SEID। और एंड की जगह पे कंपनी प्राइस इज नल, यहाँ पे हमने कंपनी प्राइस भी चेक की थी और रिटेल प्राइस भी, दोनों चेक। अभी हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्राइस चेक करेंगे। इसका नाम क्या है, TXT प्राइस या सिंपल प्राइस भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे और आइटम सेल डिटेल वेयर SEID इज इक्वल टू SEID एंड देखिए सेल डिटेल में हमने इस पे क्या नाम रखा हुआ है ये हम देखेंगे डिजाइन व्यू में जाके। यहाँ पे हमने सिंपल इसका नाम रखा हुआ है प्राइस, सिंपल इसका नाम
प्राइस है। तो हम इसी को यहाँ पे रेफर करेंगे कि सेल डिटेल वेयर SEID इज इक्वल टू SCID v.SCID एंड प्राइस इज इक्वल टू 0 एंड का ये मैं ब्रैकेट मिटा देता हूँ क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही चेक करना। प्राइस इज इक्वल टू 0, SCID यही है और उसकी प्राइस 0 है। जस्ट हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि बिल वही है और उसकी प्राइस जो है वो 0 है। जिस आइटम आईडी की प्राइस 0 है और इस बिल के अंदर वो उठा के ले आए। अगर इफ डॉट रिकॉर्ड काउंट इज ग्रेटर देन 0, अगर रिकॉर्ड काउंट उसको कोई मिल जाती है ऐसी आइटम इस बिल के अंदर, SCID इज इक्वल टू मी डॉट SCID का मतलब है इसी बिल को चेक करें, इस बिल के अंदर प्राइस को चेक करें कि वो किसी की 0 तो नहीं है। तो इसलिए वो आइटम आईडी उठा के ले आएगा। अगर किसी की प्राइस को 0 मिलती है तो रिकॉर्ड काउंट हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 1 होगा। या 2 अगर आइटमों की प्राइस 0 है तो 2 होंगी, 3 होगी, यानी ग्रेटर देन 0 ही हो। हमने यहाँ पे लिख दिया 1 और मोर आइटम्स इन योर बिल हैव 0 और नल सेल प्राइस। परचेज प्राइस को हम काट देंगे क्योंकि हमने एक ही चेक किया, तो यहाँ पे वो चेक हो जाएगा और एग्जिट सब हो जाएगा। एल्स क्या करें? एल्स में जाके यहाँ पे अब हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने किया था कि अगर उस बिल में कोई आइटम नहीं है, यानी कि बिल के अंदर कोई आइटम नहीं है, 0 है, हमने नहीं डाली, जस्ट हम टेस्ट के लिए उसको खोला, तो जब हम बंद करें तो वो बिल डिलीट हो जाना चाहिए ताकि हमारे बिल के सीरियल नंबर सही चलते रहे। उसके लिए हमने चेक किया था सेट RS। अगर आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि शायद मैं कोड को पढ़ के बता रहा हूँ, तो ये कोड हमने परचेज फॉर्म बनाते हुए ये कोड हमने लिखा था, उसमें आपको सारी लॉजिक मैंने बड़ी तफसील से बताई थी। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं लग रही तो आप पहले परचेज बिल वाला वो जो वीडियो है, वो क्लास है, वो देखें, उसमें आपको बहुत डिटेल से ये पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ उसको अमेंड कर रहा हूँ सेल के हवाले से, तो एक दफा आपको बता चुका हूँ तो आपका टाइम जाया ना। तो यहाँ परचेज की जगह सेल डिटेल आ जाएगा, PEID की जगह पे जस्ट मैं उसके नाम चेंज कर रहा हूँ कंट्रोल्स के, SEID। अब वो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है? आइटम आईडी चेक करेगा, सेल डिटेल में से चेक करेगा कि इस बिल के अंदर कोई आइटम मौजूद है या नहीं है। अगर अब यहाँ पे हमने रिकॉर्ड काउंट इज इक्वल टू 0 चेक किया, अगर उसको इस बिल के अंदर SEID वाला इस बिल के अंदर कोई आइटम नहीं मिलता तो यूजर को मैसेज दे योर बिल डज नॉट हैव एनी आइटम एडेड इन इट, डू यू वांट टू क्लोज इट विदाउट सेविंग। उसको सेव ना ही करेंगे, यानी कि हम उसको डिलीट कर देंगे। अगर वो यस प्रेस करता है तो वार्निंग्स को हमने ऑफ किया था और फिर डू कमांड डॉट रन SQL डिटेल फ्रॉम परचेज एंट्री की बजाय मैंने क्या करना, सेल्स एंट्री, सेल एंट्री वेयर SEID is equal to v dot SEID, SEID is equal to v dot SEID, यानी कि इस बिल को वो डिलीट कर दे और फिर वार्निंग आ जाए। अब यहाँ पे खैर एग्जिट सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एल्स को काट ही दे तो ये ठीक हो जाएगा। इस if को एंड इफ कर दिया और यहाँ पे दूसरा एंड इफ हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हमने एक और सेट रिकॉर्ड सेट बनाया था, आइटम आईडी और कंपनी प्राइस, रिटेल प्राइस। ये हम चेक कर रहे थे कि अगर यहाँ पे प्राइस नहीं वो लिखता है तो हम उसको अपडेट कर रहे थे आइटम टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हमें प्राइस अपडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल प्राइस को हमने अपडेट नहीं करना है। आइटम में जो लिखी हुई है सेल प्राइस वो वही रहेगी, हमने कोई चीज अपडेट नहीं करनी। तो ये चीज हमारी जो है वो निकल जाएगी यहाँ से। इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, मैंने निकाल दी और इस इफ का एंड इफ भी निकल चुका है और यहाँ पे डू कमांड आ जाएगा। ये इस इफ के लिए यहाँ पे ये एंड इफ यहाँ पे होगा, इस इफ का एंड इफ यहाँ पे होगा। ऊपर वो चेक करेगा सबसे पहले कस्टमर खाली है या नहीं, दूसरा वो चेक करेगा सेल्स टाइप खाली है या नहीं, अगर खाली है तो उसको मैसेज देगा और यहाँ पे एक रिकॉर्ड सेट बनेगा और फिर इफ आएगा। इस इफ का देखें यहाँ पे आया, इसका एल्स यहाँ पे और ये एंड इफ आई थिंक नहीं, ये इफ का एंड इफ ये है और इस इफ का एंड इफ ये है और इस एल्स के बाद यहाँ पे एंड इफ हो चुका है। मैं इसको डीबग करता हूँ, अगर कोई एंड इफ गलत हुआ तो ये नजर आ जाएगा। फिलहाल कोई गलती नहीं है, मैंने किया। और अब हम चेक कर लेते हैं इसको कि ये हमारा कोड सही चल रहा है या कि नहीं। ये भी मैं बंद करता हूँ और अभी हम इस फॉर्म को चला के देख। अब यहाँ पे मैं हमारे पास ये है, इसकी प्राइस मैं करता हूँ 0 और आगे चलते हैं और इस फॉर्म को मैं क्लोज करता हूँ, सेव एंड एग्जिट पे प्रेस करता हूँ। देखिए 1 एंड मोर आइटम्स इन योर बिल हैव 0 और नल सेल प्राइस। ये आपकी एक आइटम की जो है वो प्राइस 0 है। मैं इस आइटम को डिलीट कर देता हूँ, यस डिलीट में कर सकता हूँ। अब अगर मैं सेव एंड एग्जिट करता हूँ, इसको सेव करके क्लोज हो जाना चाहिए। सेव किया, अब वो क्योंकि मैंने कोड अमेंड किया तो वो कह रहा है उसको मैं फॉर्म को सेव करूँ या ना, मैंने यस किया और ये फॉर्म मेरा क्लोज हो चुका है। दोबारा मैं चलाता हूँ तो ये मेरे पास वो सेव हो चुका है। अगर मैं 0 कहीं भी करूंगा तो वो मुझे
मैसेज देगा। अगर इस बिल में मेरी कोई एंट्री फर्क है, ये हम चलेंगे यही कर लेते हैं, मैं डिलीट करता हूँ। यस, अब मेरी इस जो बिल है इसके अंदर कोई आइटम नहीं है। अब इसको मुझे मैसेज देना चाहिए कि इसमें कोई आइटम नहीं है। योर बिल डज नॉट हैव एनी आइटम एडेड इन इट, डू यू वांट टू क्लोज इट विदाउट सेविंग। मैं यस करता हूँ तो इस बिल को वो डिलीट कर देगा, डिलीट करके चला जाएगा। अब मैं अगर सेल्स एंट्री का टेबल खोल, देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई बिल नहीं है। दोबारा जब मैं आऊंगा तो वो पहला बिल मेरे पास खोलेगा। अब मेरा कस्टमर सिलेक्ट नहीं है। अब मैं देखें यहाँ पे आइटम ऐड करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। तो प्लीज सिलेक्ट अ कस्टमर, यहाँ पे मैं कस्टमर सिलेक्ट करूंगा, काउंटर सेल, और उसके बाद मैं दोबारा इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। देखें, प्लीज सिलेक्ट सेल्स टाइप, कैश और क्रेडिट। सेल टाइप सिलेक्ट करें, कैश है या क्रेडिट है, कौन सी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। कैश सिलेक्ट किया, फिर मैंने सेव किया, अब उसने बिल को सेव कर दिया है। अब आप सेल्स एंट्री में जाके देखें तो ये बिल मेरा सेव है, इसके अंदर एक आइटम होगी यहाँ। तो ये हमने सेल्स एंट्री का जो हमारा कोड था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। और हम चलते हैं सेल फॉर्म के अंदर, मैं देखता हूँ मजीद कोई कोड हमारा ऐसा है, रह तो नहीं गया। अगर नहीं रह गया तो फिर हम बैलेंस के ऊपर चलते हैं, हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा क्लियर है। उसके बाद करंट इवेंट पे वो हमारी नई जो बिल नंबर जनरेट कर रहा है। यहाँ पे फॉर्म लोड पे वो फॉर्म को मैक्सिमाइज कर रहा है। उसके बाद आइटम की डबल क्लिक के ऊपर यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है ऐड आइटम। ये जो कमेंटिंग है वो इसलिए है कि यहाँ पे हमने बार कोड का जो ये कोड है वो लिखा था, उसको हमने एक्टिवेट करना हमारा अभी रहता है। एक ये हमारा रह गया और यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और नीचे हमारा कोई इस तरह की चीज नहीं है। अब सिर्फ हमारा बार कोड को अनेबल करना रह गया। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, बल्कि नेक्स्ट क्लास में हम पहले बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस कैलकुलेट करने के बाद या फिर ये कर लेंगे या बैलेंस कर लेंगे, वो देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना। कि यहाँ पे हमने सेल फॉर्म का कोड फाइनल किया है। अब नेक्स्ट इसमें कुछ चीजें हमने ऐड करनी है। वो एक तो बार कोड को अनेबल करना है यहाँ पे, एक वो चीज रह गई है। दूसरा यहाँ पे मैं चाह रहा था एक चीज और हम यहाँ पे करें कि एक तो काउंटर सेल जब भी करते हैं आप, काउंटर सेल में ये होगा कि आप हमेशा कैश सेल करेंगे। काउंटर सेल वो होती है कि जब आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया है जिसका रिकॉर्ड आप नहीं रखना चाहते, इसके साथ मजीद आप डील नहीं करना चाहते, या इसके साथ आपका क्रेडिट का कोई सिलसिला नहीं चल रहा, सिंपल कभी कभार या फर्स्ट टाइम वो कस्टमर आया, उसने आपको पैसे दिए और वहां से चीज उठा के ले गया, इसका डाटा आप सेव नहीं रखना चाहते, तो आप उसको काउंटर सेल में डालते हैं। अब काउंटर सेल में हमेशा कैश सेल्स ही होती है। अगर मैं यहाँ पे काउंटर सेल सिलेक्ट करूं और यहाँ से क्रेडिट सेल सिलेक्ट करो तो ये मुझे सिलेक्ट करने ना दे, मुझे मैसेज दे कि जी काउंटर सेल पे आप क्रेडिट सेल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कोई ना कोई कस्टमर जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक तो ये हम चेक लगाएंगे इसमें। दूसरा यहाँ पे मैं एक कोशिश करूंगा कि एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बनाऊं रिटर्न के लिए, या बैलेंस आप उसको कह लें कि अगर 110 का बिल था, डिस्काउंट कुछ नहीं थी, फाइनल अमाउंट भी 110 बनी, कस्टमर ने आपको एक 100 का नोट दिया और एक 50 का दिया, यानी 150 रुपीज दिए। यहाँ पे आप जब 150 लिखे तो यहाँ पे रिटर्न के अंदर यहाँ पे वो डिस्प्ले कर दे कि आपने इसको 40 रुपीज देने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में या तो ये दोनों काम कर लेंगे या फिर बार कोड को हम जो है वो अनेबल करेंगे, बार कोड के ऊपर भी कोड लिखेंगे और बाकी इसके बाद हम चलेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है, सीरीज आपको अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।